हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एमसीआर ग्रुप कोड 2 जिसमें डबल एओ जेओ जैसी पोस्ट आती है उसके कंप्लीट सिलेबस का 100 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। हम वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे, वहाँ पे उनके आंसर्स देखेंगे, आंसर्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे एंड वेर एवर रिक्वायर्ड आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, है ना। मेरी आपसे एक ही सिंपल रिक्वेस्ट है कि यू डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियो पैसिवली, है ना। कोई भी क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और बाद में ही जब मैं आंसर डिस्कस करूँ उसको देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वीकनेस से पता चलेगी। जो भी क्वेश्चंस आप इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं या जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं है, आप किसी ऑप्शंस में डाउटफुल हो, तो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को जाके रिविजिट कीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर कीजिए और आपके जो भी वीकनेस है उनको और स्ट्रेंथन कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर पेनल्टी अंडर रूल 11 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपल्सरी रिटायरमेंट, ऑप्शन बी रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ऑप्शन सी रिडक्शन टू लोअर स्टेज बाय वन स्टेज फॉर अप टू 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एंड ऑप्शन डी रिडक्शन टू लोअर ग्रेड। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एंड बाद में मैं आंसर बताऊंगा। चलो, इसका आंसर है रिडक्शन टू लोअर स्टेज बाय वन स्टेज फॉर अप टू 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। यहाँ पे हमने माइनर पेनाल्टी की बात की है, तो कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, ये सभी जो पेनाल्टीज है ये पेनाल्टीज मेजर पेनाल्टीज में आती है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच्ड? APAR, conduct of parliamentary elections; JM portal, online government procurement; CAT, financial audit of government accounts; and CAT, recruitment to central civil services। आप आंसर इसका खुद पहले सोचिएगा और देखिए, अभी मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका जो है जेम पोर्टल जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये करेक्टली मैच इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is competent to impose any penalty on any government servant under rule fail? ऑप्शन ए है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑप्शन डी है अपेलेट अथॉरिटी। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है प्रेसिडेंट। मैंने आपको जब हमने सीसीएस रूल्स किए थे तभी बताया था कि प्रेसिडेंट जो होता है ही इज इम्पोर्ट टू डू लिटरली एनीथिंग फॉर सीसीएस रूल्स। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में प्रेसिडेंट के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स है सीसीएस रूल्स को किसी भी एरिया में इम्पोज करने की। चलो, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर मेजर पेनल्टी मे बी इंस्टीट्यूटेड इवन बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ओनली माइनर पेनल्टीज। आपको बताना है, ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है ओनली विद यूपीएससी अप्रूवल एंड ऑप्शन डी है ओनली बाय द प्रेसिडेंट। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके पहले आप इस पे एम्फेसिस कीजिएगा, इंस्टीट्यूटेड, यहाँ पे बात हो रही है इंस्टीट्यूटेड की, इम्पोज नहीं किया जा रहा है, इंस्टीट्यूटेड मतलब इनिशिएट किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, है ना, मेजर पेनल्टी के लिए इनिशिएट की जा सकती है बाय एन अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ओनली माइनर पेनल्टीज। बट अगर मेजर पेनल्टी इम्पोज करनी हो तो अथॉरिटी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज मेजर पेनल्टी, और आप ऐसे कह सकते हैं कि अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ओनली माइनर पेनल्टीज, कैन नॉट इम्पोज मेजर पेनल्टीज। ठीक है, बट ही कैन इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, मतलब ही कैन इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रिसीट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑर्डिनरीली सबमिटेड विद इन। ऑप्शन ए है 7 days, ऑप्शन बी है 10 days, ऑप्शन सी है 15 days, ऑप्शन डी है 30 days। तो मैं 5 सेकंड वेट किया करूंगा आप आंसर करने के लिए, फिर मैं खुद आपको आंसर बता दिया करूंगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर है 15 days। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी? ऑप्शन ए है
कंपल्सरी रिटायरमेंट, ऑप्शन बी है डिसमिसल, ऑप्शन सी है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन एंड ऑप्शन डी है रिमूवल। चलो इसका आंसर है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड मैरिज वाइल स्पाउस इज लिविंग मे बी परमिटेड ओनली व्हेन। ऑप्शन ए है एचओडी अप्रूव्स, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट अप्रूव्स, ऑप्शन सी है पर्सनल लॉ परमिट्स एंड सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट एंड ऑप्शन डी है मेयर इंटीमेशन इज गिवन। चलो 5 सेकंड आप सोचिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पर्सनल लॉ परमिट्स एंड सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट। आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि बाइगैमी इज परमिटेड विद परमिशन। लास्ट वाले सीआरए में क्या पूछा था, बाइगैमी इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड और परमिटेड विद परमिशन। तो बाइगैमी इज परमिटेड बट विद परमिशन। कौन से ग्राउंड्स पे, व्हेन पर्सनल लॉ परमिट्स एंड सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच रूल प्रोवाइड्स फॉर रिव्यू। ऑप्शन ए है रूल 27, ऑप्शन बी है रूल 29, ऑप्शन सी है रूल 29A एंड ऑप्शन डी है रूल 31। चलो 5 सेकंड आप आंसर सोचिए। इसका आंसर है हमारा रूल 29A। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अलोन एक्सरसाइजेस रिव्यू अंडर रूल 29A। ऑप्शन ए है एपेलेट अथॉरिटी, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन डी है यूपीएससी। इसका आंसर सोचिए आप क्या होगा। वैसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि यहाँ पे बात की है अलोन, है ना, वो अलोन अकेला ही पर्सन है वो कैन एक्सरसाइज रिव्यू। और ऑप्शन में दिया है प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे सबसे पावरफुल अथॉरिटी कौन सी होगी, प्रेसिडेंट है। तो मेजोरिटी केसेस में ऐसे टाइम पे आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ही होगा। इसका भी आंसर क्या है, प्रेसिडेंट ही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉमन प्रोसीडिंग्स मे बी ऑर्डर्ड व्हेन। ऑप्शन ए है two or more government servants are involved in the same case. Option B है one employee has multiple charges. Option C है two departments are involved and option D है two inquiry officers are appointed. चलो 5 सेकंड आप आंसर सोचिए। इसका आंसर है two or more government servants are involved in the same case, है ना। कॉमन प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएट होती है, सेम केस में जब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Delegation of Financial Power Rules 2024, the Secretary of a department may sanction expenditure for open or limited tender contracts up to। ऑप्शन ए है 25 करोड़, ऑप्शन बी है 50 करोड़, ऑप्शन सी है 100 करोड़ एंड ऑप्शन डी है अनलिमिटेड। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। चलो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। A central government office intends to procure office furniture worth rupees 95,000 through GEM portal. Which is correct? Option A है procurement must be made only through L1 comparison of at least 3 sellers. Option B है direct purchase is permissible on GEM without price comparison subject to compliance with GFR. Option C है open bidding is mandatory because the value exceeds rupees 50,000 and option D है procurement can only be made after approval of the Ministry of Finance। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है डायरेक्ट परचेज इज परमिसिबल ऑन जेम विदाउट प्राइस कंपैरिजन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद जेएफआर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपील शुड ordinarily be filed within। ऑप्शन ए है 30 days, ऑप्शन बी है 45 days, ऑप्शन सी है 60 days एंड ऑप्शन डी है 90 days। 5 सेकंड सोचिए आपका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 45 days। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ऑप्शन ए है आर्टिकल 311, ऑप्शन बी है आर्टिकल 323A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 320 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 309। इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 323A।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट एआई वेंडर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्शन ए है चैट जीपीटी ओपन एआई, ऑप्शन बी है जेमिनाई गूगल, ऑप्शन सी है क्लाउड एंथ्रोपिक एंड ऑप्शन डी है डीपसीक माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर क्या है आपका? डीपसीक माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता होगा कि डीपसीक ये जो प्लेटफॉर्म है ये चाइनीज एआई मॉडल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है कि यूएसए की। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी ओपन एआई से, गूगल का जो एआई प्लेटफॉर्म है वो जेमिनाई है, क्लाउड एंथ्रोपिक का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन। ऑप्शन ए है एफटीपी, ऑप्शन बी है टेलनेट, ऑप्शन सी है एसएसएच एंड ऑप्शन डी है एसएमटीपी। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी एसएसएच। अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चन को और इलेबोरेटली आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक जैसे पॉइंट या एक एक ऑप्शन अगर हम एक्सप्लेन करते बैठे तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच malware encrypts the victim's files and demands money for restoring access। ऑप्शन ए है स्पाईवेयर, ऑप्शन बी है ट्रोजन, ऑप्शन सी है रैंसमवेयर एंड ऑप्शन डी है एडवेयर। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। तो इसका आपका आंसर है रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द रूल्स सस्पेंशन रिव्यू इज। ऑप्शन ए नेवर रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी मस्ट बी रिव्यूड पीरियोडिकली, ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली एंड्स आफ्टर 30 days एंड ऑप्शन डी कैन कंटिन्यू इंडिफाइनाइटली। इसका आंसर सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है मस्ट बी रिव्यूड पीरियोडिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ordinary penalty for proved disproportionate assets। ऑप्शन ए है सेंसर, ऑप्शन बी है विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी है रिमूवल और डिसमिसल एंड ऑप्शन डी है रिकवरी। सोचिए इसका आंसर क्या है। चलो देखते हैं इसका आंसर जो है रिमूवल और डिसमिसल। तो हमने देखा था ऑर्डिनरी पेनल्टी जो प्रूव्ड डिसप्रोपोर्शनेट एसिड के केस में क्या होती है, रिमूवल और डिसमिसल, बट इसमें एक्सेप्शन का रूल होता है वो भी हमने देखा था, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट। ऑप्शन ए पार्टिसिपेट एज अमेच्योर इन स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी अंडरटेक ऑनररी चैरिटेबल वर्क, ऑप्शन सी ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस फॉर सर्विस मैटर्स एंड ऑप्शन डी राइट साइंटिफिक आर्टिकल्स ओकेजनली। तो इसके आंसर देखते हैं हम, ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस फॉर सर्विस मैटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सीसीएस लीव रूल्स earned leave is credited। ऑप्शन ए एवरी मंथ, ऑप्शन बी twice a year, ऑप्शन सी once a year एंड ऑप्शन डी एवरी क्वार्टर। आप इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर है twice a year। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लीव कैन बी कम्यूटेड इनटू डबल द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव। ऑप्शन ए है कैजुअल लीव, ऑप्शन बी है कम्यूटेड लीव, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड ऑप्शन डी है चाइल्ड केयर लीव। इसका आंसर सोचिए आप। इसका आंसर है ऑप्शन बी कम्यूटेड लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली a government servant on extraordinary leave is generally, option A entitled to full pay, option B entitled to half pay, option C not entitled to leave salary and option D entitled to HRA only। इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर है नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव सैलरी यूजुअली नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल व्हेन ट्रांसफर्ड। ऑप्शन ए ऑन ओन रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी इन पब्लिक इंटरेस्ट,
ऑप्शन सी ओनली ऑन प्रमोशन, ऑप्शन डी ओनली बिटवीन स्टेट्स। इसका आंसर सोचिए 5 सेकेंड। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कैसे? आप ऑप्शंस जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ज्वाइनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, उस ज्वाइनिंग टाइम के एडमिटेबिलिटी की, मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको ज्वाइनिंग टाइम कौन से केसेस में मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं। अब देखिए ऑन ओन रिक्वेस्ट ओनली, ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई खुद से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस जगह पे मुझे ट्रांसफर दो, तो क्या कॉमन सेंस से सोचिए, खुद की रिक्वेस्ट पे ज्वाइनिंग टाइम उनको मिलना चाहिए। ज्वाइनिंग टाइम मतलब क्या? एक उनको फ्लेक्सिबल पीरियड दिया जा रहा है कि मतलब आप इतने 10 दिन तक ज्वाइन नहीं कर सकते, 15 दिन तक ज्वाइन नहीं कर सकते, जो भी ड्यूरेशन होगा ज्वाइनिंग टाइम का, तो आप इतने टाइम तक नहीं ज्वाइन कर सकते, आपको इतना पीरियड मिल रहा है ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आप सोचिएगा कोई पर्सन खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या उनको एडमिसिबल होगा ज्वाइनिंग टाइम? नहीं होगा, है ना। अब देखिए ओनली बिटवीन स्टेट्स, ये लॉजिकली फिट बैठते हैं कि जब एक स्टेट टू अदर स्टेट ज्वाइनिंग टाइम तभी मिलेगा जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होगी तभी। अब खुद लॉजिक लगे सोचिए, अभी कोई बहुत बड़ा स्टेट है ना, या सोचिए कि किसी पर्सन की ट्रांसफ़र नागपुर से मुंबई होगी। अभी देखा जाए तो ये दो सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे केस में विद इन स्टेट अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो कॉमन सेंस से ये वाला भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचे आपके दो ऑप्शन, ओनली ऑन प्रमोशन एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे मोर सुटेबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ट्रांसफर होती है तो उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। चलो अब हम इसका तो आंसर बता दिया मैंने, इन पब्लिक इंटरेस्ट। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर फंडामेंटल रूल्स 70, FR 17 A begins from option A appointment order, option B assuming charge, option C medical examination and option D police verification। चलो आप सोचिए 5 सेकंड इसका आंसर क्या है। चलो देखिए आप सोचिए आपको इस क्वेश्चन के आंसर अगर नहीं आ रहा है ना, तो इसको भी आप कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पे बिगिंस मतलब आपको आपकी सैलरी कौन से दिन से शुरू होगी, है ना। देखिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकल गया, ठीक, तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर से सैलरी क्यों मिलेगी? आप खुद सोचिए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकल गया बट अगर ज्वाइनिंग मतलब मैंने 15 दिन बाद की, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मेरे हाथ में आ गया, बट मैंने अगर एक्सटेंशन मांग लिया 3 महीने का और मैंने 3 महीने बाद ज्वाइनिंग की, क्या मुझे फ्री की सैलरी थोड़ी ना मिलेगी गवर्नमेंट से, है ना। 3 महीने की अपॉइंटमेंट ऑर्डर आज निकल गया और वहाँ पे ज्वाइनिंग बताई गई 20 दिन बाद, तो ये 20 दिन की सैलरी फ्री क्यों मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। ऑप्शन सी देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के पहले अगर मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए आपका डिपार्टमेंट आपको बोलता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होते ही आपको सैलरी क्यों इनिशियल होगी? आप सोचिए मेडिकल एग्जामिनेशन होने के तुरंत बाद आपको कोई ऑफिशियल काम थोड़ी ना दिया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमेंट हो गया। कॉमन सेंस से सोचिए। ऑप्शन डी है पुलिस वेरिफिकेशन। यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगाइए, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको इंस्टेंटली कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं दे रहा है ना, तो अगर काम ही नहीं दे रहा है तो आपको क्यों सैलरी मिलेगी उस चीज़ की? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी एज्यूमिंग चार्ज। जब आप ज्वाइन करोगे और आपको चार्ज मिल जाएगा तभी आपकी सैलरी उस टाइम से स्टार्ट होगी। होपफुली ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें कॉमन सेंस कैसे लगाना है और कैसे अप्रोच रखना है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ये सब चीज़ें। इसका तो आंसर हमने देख लिया एज्यूमिंग चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर फंडामेंटल रूल्स FR9 मेनली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। ऑप्शन ए है लीव रूल्स, ऑप्शन बी है डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन रूल्स, ऑप्शन सी है पेंशन रूल्स एंड ऑप्शन डी है कंडक्ट रूल्स। चलो सोचिए 5 सेकेंड में आंसर कीजिएगा। चलो तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन रूल्स। तो FR9 हमने देख लिया, इसमें क्या है वेरियस डेफिनेशन है। अब देखिए आप में से जो भी बच्चे क्यूरियस होंगे तो वो क्या करेंगे,
जाके FR9 में जो भी डेफिनेशन है उसमें से उनको जो भी लगती है कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनको जाके रिविजिट करेंगे, उनको जाके पढ़ेंगे, है ना। और यही चीज़ें आपको आपके जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स है उससे एक स्टेप आगे लेके जाएगी। तो आप ये मतलब क्यूरियस माइंड रखिए, क्यूरियस रहिए, और जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको पढ़ते जाइए, है ना। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल रूल्स डील्स डायरेक्टली विद पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन? ऑप्शन ए है FR9, ऑप्शन बी है FR17, ऑप्शन सी है FR22 एंड ऑप्शन डी है FR53। 5 सेकंड सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर है आपका FR22। अभी आपका क्या काम बनता है, तो बचे हुए ऑप्शन से FR9, FR17, FR53, इन सबको जाके नोट से अपने पढ़ लेना, है ना। तो आपको ये भी रूल्स याद हो जाएंगे फिर धीरे 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 ऐसे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोविजंस ऑफ FR53 मेनली रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स? ऑप्शन ए है एडमिसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, ऑप्शन बी है पे एंड सबसिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन, एंड ऑप्शन डी है टर्म्स ऑफ डेप्यूटेशन आउटसाइड इंडिया। सोचिए इसका आंसर 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है पे एंड सबसिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर लीव रूल्स हाउ इज द क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव गिवन टू एन एम्प्लॉय? अभी हम बात कर रहे हैं हाफ पे लीव की, HP की, ठीक है। ऑप्शन ए है 10 days पर ईयर ऑन कैलेंडर बेसिस, ऑप्शन बी है 20 days पर ईयर क्रेडिटेड ऑल एट वंस, ऑप्शन सी है 20 days पर हाफ ईयर, एंड ऑप्शन डी है 10 days एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। सोचिए 5 सेकेंड। कन्फ्यूजिंग है, अच्छे से आंसर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलो इसके आंसर हम देखते हैं। 10 days एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू लीव इज करेक्ट? ये ऑप्शन ए है लीव इज एन एब्सोल्यूट मैटर ऑफ राइट, ऑप्शन बी है लीव कांट बी रिफ्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ऑप्शन सी है लीव मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड ऑप्शन डी है लीव वंस सैंक्शन कैन नॉट बी कैंसल्ड। सोचिए अच्छे से, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, और आंसर कीजिए। 5 सेकंड सोचिए। अब देखिए ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जाता है। अगर आपको इन इसका एक्चुअल आंसर नहीं पता तो भी सोचिए कॉमन सेंस से हम कैसे आंसर कर सकते हैं। देखिए लीव, हम छुट्टी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या लीव एब्सोल्यूट राइट हो सकता है? अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टी मिली है, ठीक है, और कोई भी इमरजेंसी केस आ गई, तो क्या उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वापस नहीं बुला सकती गवर्नमेंट? बिल्कुल बुला सकती है। सोचिए कोई पर्सन है, फायर डिपार्टमेंट में काम करने चला गया, ठीक है, और उसने वहाँ पे छुट्टी ले ली, 10 दिन की छुट्टी मांग ली। अब कोई मतलब ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई जिससे फायर कंट्रोल करने के लिए पर्सनल्स की नीड है, एंड जितनी पर्सनल होनी चाहिए उतने अभी है ही नहीं, जो लोग छुट्टी पे चले गए हैं उनको तो बिल्कुल डिपार्टमेंट बुला सकता है ना। तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, है ना, राइट तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी देखिए, लीव मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पब्लिक इंटरेस्ट में छुट्टी देना सही नहीं है, तो ऑफ कोर्स लीव कैन बी रिफ्यूज्ड और इवन रिवोक्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी आंसर बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर? ऑप्शन ए है AFRD एक्ट 2013, ऑप्शन बी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी है फाइनेंस एक्ट, एंड ऑप्शन डी है पेंशन एक्ट। इसका आंसर कीजिए 5 सेकंड लिखिए। देखिए इसका आंसर है AFRD एक्ट 2013। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है हमारी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, साथ में सेबी हो गया आपका, है ना, PFRD है,
इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI है। तो ये सब जो बॉडीज है इनका एक सुपरफिशियल रीडिंग करके जाइएगा, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर विच पर्पज? ऑप्शन ए है ऑफिशियल ऑपरेशनल टूर्स, ऑप्शन बी है होम टाउन और ऑल इंडिया ट्रैवल सब्जेक्ट टू रूल्स, ऑप्शन सी है फॉरेन लेजर ट्रैवल्स एंड ऑप्शन डी है मेडिकल ट्रीटमेंट रिइंबर्समेंट जर्नीज। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। चलो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी होम टाउन और ऑल इंडिया ट्रैवल सब्जेक्ट टू रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन बेनिफिट्स? ऑप्शन ए है रेगुलर क्वालिफाइंग सर्विस, ऑप्शन बी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नॉट काउंटिंग फॉर पेंशन, ऑप्शन सी है सर्विस डिक्लेयर्ड क्वालिफाइंग बाय द अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी है एडमिसिबल प्री कंफर्मेशन सर्विस। 5 सेकेंड आंसर सोचिए। चलो इसका आंसर है ऑप्शन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नॉट काउंटिंग फॉर पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर MSEP scheme, financial upgradations are generally granted after, option A है 8, 16 and 24 years of service, option B है 10, 20 and 30 years of service, option C है 12, 24 and 36 years of service and option D है 5, 10 and 20 years of service। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। इसका आंसर है ऑप्शन बी 10, 20 and 30 years of service। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेफिटेशन एन एम्प्लॉइज लीन रिमेन्स इन, ऑप्शन ए है नोवेयर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, ऑप्शन बी है बोरोइंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है पेरेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी है बोथ बोरोइंग एंड पेरेंट डिपार्टमेंट्स। 5 सेकेंड इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पेरेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। In central government services, the term lean refers to, option A है right to receive monthly pension, option B है right to hold a permanent post substantively, option C है right to automatic promotion and option D है right to claim HRA without receipts। आंसर सोचिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है right to hold a permanent post substantively। नेक्स्ट क्वेश्चन। An application allowing a scammer to control a victim's phone remotely is a, option A spreadsheet software, option B remote access tool, option C compiler program, option D hypervisor machine। देखिए अभी बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट के नाम पे वगैरह भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो मैंने करंट कंटेक्स्ट को सोच के ये क्वेश्चन हल किया यहाँ पे, आप इसका आंसर कीजिएगा। चलो तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रिमोट एक्सेस टूल। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर है ही इज सिटिंग समवेयर एल्स, है ना, जो विक्टिम है उससे बहुत दूर कहीं बैठा है और फिर भी विक्टिम को जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहेगा, मोबाइल रहेगा, लैपटॉप रहेगा, टैब रहेगा, तो उसका एक्सेस मिल जाता है उनको रिमोट एक्सेस टूल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ फायरवॉल इज प्राइमरीली यूज्ड विद इन डिजिटल नेटवर्क्स टू डू व्हाट? ऑप्शन ए है इंक्रीज ब्रॉडबैंड डेटा स्पीड, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑप्शन सी है स्टोर ऑटोमेटिक सिस्टम बैकअप्स एंड ऑप्शन डी है compress बिग फाइल्स ऑन अ ड्राइव। 5 सेकेंड इसका आंसर सोचिए। चलो इसका आंसर है प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which MS Excel function returns values based on matching lookup vertically? ऑप्शन ए है if, ऑप्शन बी है VLOOKUP, ऑप्शन सी है sum, ऑप्शन डी है round। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी VLOOKUP। अभी कुछ जो लेटेस्ट MS Excel के मॉडल आए हैं उनमें XLOOKUP का भी ये जो है फंक्शन है, बट यूजुअली आपको ऑप्शंस में VLOOKUP और XLOOKUप एक साथ देंगे नहीं, बट स्टिल आप XLOOKUP को भी ध्यान में रखिएगा। आप चाहो तो जाके XLOOKUप एंड VLOOKUP के बारे में एक बार
पढ़ सकते हैं। एक्स लुकअप इज जो भी एक्सेल के अपडेटेड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें आता है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अ ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट इंटाइटल्स द एम्प्लॉय टू विच बेनिफिट। ऑप्शन ए है ज्वाइनिंग टाइम ओनली, ऑप्शन बी है टीए ओनली, ऑप्शन सी है ज्वाइनिंग टाइम एंड एडमिसिबल ट्रांसफर टीए, एंड ऑप्शन डी है नाइदर ऑफ दिस। 5 सेकंड आंसर सोचिए। चलो इसका आंसर है ज्वाइनिंग टाइम एंड एडमिसिबल ट्रांसफर टीए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट was established under। ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1982, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, ऑप्शन सी है सेंट्रल सर्विसेज ट्रिब्यूनल एक्ट 1986, एंड ऑप्शन डी है सिविल सर्विसेज एक्ट 1985। फर्स्ट सेकंड आंसर सोचिए इसका। इसका आंसर है ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंदर कैट को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ऑप्शन ए है आर्टिकल 315, ऑप्शन बी है आर्टिकल 323A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 324, एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 280। इसका आंसर सोचिए आप 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which dispute can't ordinarily be entertained by CAT? ऑप्शन ए है disputes regarding promotion, ऑप्शन बी है disputes regarding seniority, ऑप्शन सी है private property disputes between two employees, एंड ऑप्शन डी है disputes regarding pay fixation। इसका आंसर सोचिए आप 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी disputes between two employees। नेक्स्ट क्वेश्चन। An original application before CAT is generally to be filed within ऑप्शन ए है 3 months, ऑप्शन बी है 6 months, ऑप्शन सी है 1 year, एंड ऑप्शन डी 3 years। ऑप्शन देखिए मेरा आंसर बताइए 5 सेकंड में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens if an employee covered under CSMA rules 1944 gets non-emergency private treatment without referral? ऑप्शन ए है reimbursement is automatically admissible in full, ऑप्शन बी है reimbursement is not automatic and governed by rules and government instructions, ऑप्शन सी है the employee is entitled to reimbursement of any amount claimed, and option D है reimbursement is always denied under all circumstances। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है 5 सेकंड में। इसके आंसर है ऑप्शन बी reimbursement is not automatic and governed by rules and government instructions। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following is not a fundamental principle of financial propriety? ऑप्शन ए है spending public money carefully and with due diligence, ऑप्शन बी है ensuring the expenditure is strictly within authorized sanction, ऑप्शन सी है public money may be spent for personal benefit if reimbursed later, and ऑप्शन डी है expenditure should be carried out in larger public interest। इसका आंसर सोचिए 5 सेकंड में। चलो इसका आंसर है public money may be spent for personal benefit if reimbursed later। Next question. Every government servant spending public money should primarily exercise ऑप्शन ए है पर्सनल डिस्क्रिशन एंड इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ऑप्शन सी है कंप्लीट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एंड ऑप्शन डी है टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिपार्टमेंट। हमने डिपार्टमेंट की बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चीफ सेक्रेटरी, ऑप्शन बी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड ऑप्शन डी रहेगा आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोक्योरमेंट मेथड अंडर GFR। ऑप्शन ए है
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन बी ओपन टेंडर इंक्वायरी, ऑप्शन सी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एंड ऑप्शन डी ओरल टेंडर प्रोक्योरमेंट। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ओरल टेंडर प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर्स द प्राइमरी पर्पज ऑफ नोटिंग इज टू, ऑप्शन ए है ड्राफ्ट द फाइनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी record detailed examination and policy suggestions, option C prepare initial audit objections, and option D issue urgent office orders and circulars। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है record detailed examination and policy suggestions। नेक्स्ट क्वेश्चन, in official central government communications drafting primarily refers to, option A है recording comments on note sheets, option B preparing official communications or letters, option C registering incoming डाक, option D destroying old redundant records। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका ड्राफ्टिंग का प्राइमरी पर्पस क्या, प्रिपेयरिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन और लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents the correct sequence in official फाइल प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन ए है ड्राफ्ट देन रिसीट देन इशू देन नोट, ऑप्शन बी है रिसीट देन नोट देन ड्राफ्ट देन इशू, ऑप्शन सी है रिसीट देन ड्राफ्ट देन नोट देन इशू, एंड ऑप्शन डी है नोट रिसीट ड्राफ्ट डिस्पैच। इसका आंसर सोचिए क्या होगा। अब देखिए ये आप कॉमन सेंस से इसके कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए फाइल प्रोसेसिंग कैसे होगी, कोई भी चीज़ सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए, कोई भी प्रपोजल रहे, कोई भी आपको ऑफिस कम्युनिकेशन की किसी जगह से आया है ना, किसी भी चीज़ की सबसे पहले आपको वो प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, रिसीट आएगा, है ना। तो आप देखिए जिन भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में रिसीट है वो ऑप्शन आपके आंसर हो सकते हैं ऐसे। तो जैसे ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, इनमें स्टार्टिंग किससे हो रही है, रिसीट हो रही है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए में सबसे पहला ऑप्शन ड्राफ्ट है, उसके बाद रिसीट है, तो ये ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन डी देखिए स्टार्टिंग कहाँ से किया है, ऑप्शन डी में नोट से, बाद में रिसीट की बात की है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अभी आपके पास ऑप्शन बी है ऑप्शन सी, दो में से आंसर करना है। देखिए आपको, चलो आपको आंसर नहीं भी पता होगा इनमें से, ठीक है, फिर भी आपका ये आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अभी 50% होगी। क्यों, क्योंकि अभी दो ही ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही बचे आपके पास, आपको दो ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो आप ऐसे में तुक्का भी मारोगे तो भी आपका सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मतलब हाफ है, 50% है ना। तो ऐसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सबसे पहले रिसीट मिलेगी, बाद में नोट बनाएंगे, फिर ड्राफ्ट बनेंगे, एंड बाद में फिर उसको इशू करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज ऑर्डिनरीली सप्लाइड विद इन, ऑप्शन ए 15 days, ऑप्शन बी 30 days, ऑप्शन सी 45 days, एंड ऑप्शन डी 60 days। चलो इसके आंसर कीजिए आप। देखिए ऐसे नेसेसरी नहीं कि आपको 5 सेकंड में ही आंसर करना है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में है, एक्चुअल एग्जाम में तो आपको 90 मिनट्स मिलते हैं ना। तो 5 सेकंड में तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वीडियो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं रखना है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा। आपको अगर टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके भी आप अपना आंसर फिर जब डिसाइड करने के बाद फिर उसको रिज्यूम कर दीजिए वीडियो को, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन इज टू, ऑप्शन ए है इंक्रीज फिजिकल पेपर यूसेज, ऑप्शन बी है प्रमोट पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ऑप्शन सी है रिप्लेस परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑप्शन डी है कंडक्ट इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। इसके आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रमोट पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ऑप्शन ए है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑप्शन बी है यूपीएससी, ऑप्शन सी है सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। बताइए इसका आंसर। चलो इसका आंसर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग द ऑप्शन अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऑप्शन ए यूपीएस completely replaces the national pension system. Option B UPS is available only to state government employees. Option C eligible central government NPS employees may opt for UPS. And option D UPS is compulsory for every central government employee. बताइए इसके आंसर। देखिए ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको नहीं भी पता होगा आंसर तो भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें ऑप्शन ए क्या है, यूपीएस जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है कंप्लीटली रिप्लेसेस द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये एक्सट्रीम एंड की बात कर रहा है, मतलब कि कंप्लीटली रिप्लेसेस, कंप्लीटली यहाँ पे वर्ड ऐड करते हैं, रिप्लेसमेंट की बात कर रही है। तो जहाँ पे भी बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं वो ऑप्शन मतलब रॉन्ग होने के। मतलब आप ऐसे ये चांस ले सकते हो, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हो, मतलब एक कैलकुलेटेड इलिमिनेशन आप ऐसे कर सकते हो ऑप्शन का। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी देखिए, यूपीएस इज अवेलेबल ओनली टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यहाँ पे ओनली वर्ड ऐड किया गया है ना, क्यों भाई, बस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्यों रहेगा, ये भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए, है ना, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बाद में आपकी जो आंसर आप तुक्का भी मारोगे तो भी आपका फिर 50-50% है ना। तो क्वेश्चन तुक्का भी मार के करोगे आप तो आपने अगर पहले ही ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दिए तो सही होने के फिर चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। पहले चारों ऑप्शन जब थी तब 25% चांस है तुक्का सही होने के, अभी दो ही ऑप्शन रह गए तो तुक्का सही होने के चांसेस आपके 50% हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉइज में ऑप्ट यूपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ऑप्शन ए है गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी एमएस पेंट, ऑप्शन सी नोटपैड, एंड ऑप्शन बी बीआईओएस। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है कैश मेमोरी, ऑप्शन सी है रोम, ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड ऑप्शन डी है रजिस्टर्स। बताइए इसका आंसर क्या है। रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसका जो आंसर है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी जो उसका डेटा होता है वो वाइप आउट नहीं होता, मतलब वो सेव रहता है पावर चले जाने के बाद भी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग द डोमेन नेम सिस्टम प्राइमरीली ट्रांसलेट्स। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पैकेट्स, ऑप्शन बी है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस, ऑप्शन सी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेडर्स, एंड ऑप्शन डी है वेब पेजेस इनटू सिक्योर HTML फॉर्मेट्स। बताइए इसका आंसर क्या है। तो जो डीएनएस होता है इट यूजुअली ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एम्प्लॉई सुपरएन्यूएट्स आफ्टर 12 years of qualifying services under CCS pension rules 2021. Option A, he is not entitled to pension as qualifying service is less than 20 years. Option B है he is entitled to gratuity only not pension. Option C है he is eligible for pension subject to conditions of rules 2021. And option D है he is automatically entitled to full pension. इसका आंसर बताइए आप।
पेंशन रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छे से करके जाइएगा। इसका आंसर है ही इज एलिजिबल फॉर पेंशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ रूल्स 2021। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी उसमें क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 10 ईयर्स की है। तो एक क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय की बात हमने की है 12 ईयर्स की बात की है ना। तो क्वालिफाइंग सर्विस उसकी फुलफिल हो गई, इसलिए ही इज एलिजिबल फॉर पेंशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ रूल्स 2021। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंडर द CCA रूल्स विच authority is empowered to review an order based on new evidence? ऑप्शन ए है appellate authority, ऑप्शन बी है रिवाइजिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन में प्रेसिडेंट दिख रहा है आपको, है ना। इसका आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर CCA रूल्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंडर। ऑप्शन ए है रूल 7, ऑप्शन बी है रूल 9, ऑप्शन सी है रूल 10 एंड ऑप्शन डी है रूल 14। बताइए इसके आंसर 5 सेकंड लेके। तो इसका आंसर रहेगा आपका रूल 10। इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 10 में सस्पेंशन के बारे में बात की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्पेंशन ऑर्डर मस्ट ऑर्डिनरीली बी रिव्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ। ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 45 डेज, ऑप्शन सी है 60 डेज एंड ऑप्शन डी है 90 डेज। इसके बाद आप इसके आंसर देखिए जो है 90 डेज। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इज नॉट क्लासिफाइड एज अ मेजर पेनल्टी। ऑप्शन ए है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ऑप्शन बी है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ऑप्शन सी है कंपलसरी रिटायरमेंट एंड ऑप्शन डी है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। मैंने मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी से क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ पे ये है क्योंकि पेनल्टी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में ज़्यादा भी आते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट क्या है? माइनर पेनल्टी है, इट इज़ नॉट अ मेजर पेनल्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिपोर्टिंग लिमिट फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम नियर रिलेटिव्स ऑन कस्टमरी ओकेजन्स। ऑप्शन ए है ₹50,000, ऑप्शन बी है ₹20,000, ऑप्शन सी है ₹25,000 एंड ऑप्शन डी है ₹50,000। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड अपील बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शुड ऑर्डिनरीली बी फाइल्ड विद इन। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में सेकंड अपील के बारे में पूछा है, नॉट फर्स्ट अपील। ठीक है, ये अपील किसकी रिगार्डिंग है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, मतलब RTI रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 45 डेज, ऑप्शन सी है 60 डेज एंड ऑप्शन डी है 90 डेज। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी 90 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर इनिशिएटिंग रिविजन वेयर एन अपील इज पेंडिंग द रिवाइजिंग अथॉरिटी मस्ट। ऑप्शन ए proceed to revise the order immediately, option B wait until the filed appeal is formally disposed of, option C है seek prior written permission from CAT and option D है consult with the head of office of the delinquent। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है wait until the filed appeal is formally disposed of। तो रिवीजन कब होता है? जब जब जो भी पेंडिंग अपीलें ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है या जो टाइम लिमिट है अपील फाइल करने का वो कंप्लीट हो चुका है, उसी केस में रिवीजन किया जा सकता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर CCA रूल्स एन अपील डज नॉट लाई अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ऑप्शन बी है एन ऑर्डर imposing a measure penalty, option C है an interlocutory order during inquiry excluding suspension and option D है an order withholding increment of pay। बताइए इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर है हमारा एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ड्यूरिंग इंक्वायरी एक्सक्लूडिंग सस्पेंशन है। हमने देखा था कि सस्पेंशन जो है इट इज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ओनली, मतलब ट्रांजिशनरी ऑर्डर होता है वो, और उस पीरियड में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो भी रहेगी वो कंडक्ट की जाती है। बट जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट कोई भी अपील लाई नहीं करती, हमने देखा था, ठीक है। बट ये सेम प्रोविजन सस्पेंशन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर CCS CCA रूल्स एन अपील डज नॉट लाई अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो हमने अभी देखा था क्वेश्चन, है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन APAR फॉर एन एम्प्लॉय। तो ऑप्शन ए है टू डिटरमाइन एंड फिक्स फाइनल पेंशन इंटाइटलमेंट्स। ऑप्शन बी है टू एसेस परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन। ऑप्शन सी है टू कैलकुलेट क्वार्टरली हाउस रेंट अलाउंस लिमिट्स एंड ऑप्शन डी है टू ट्रैक टोटल एडमिसिबल लीव सैलरी ऑप्शंस। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है टू एसेस परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन दैट इज MACP स्कीम प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए रेगुलर एंड इमीडिएट कैडर प्रमोशन। ऑप्शन बी financial upgradation only without change in designation. Option C direct change in senior level inter se seniority, and option D direct lateral transfer to other civil cadres। बताइए इसके आंसर क्या है। ऑप्शन बी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ओनली विदाउट चेंज इन डेजिग्नेशन। MACP इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। The Central Civil Services CCA rules 1965 came into force on option A 30th November 1964, option B 1st December 1965, option C 1st January 1966, and option D 15th August 1965। बताइए इसके आंसर, इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी on 1st December 1965 CCS CCA rules 1965 came into force। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following constitutional authorities audits central government expenditure? Option A UPSC, option B CVC that is Central Vigilance Commission, option C CAG Comptroller and Auditor General, and option D है Election Commission। बताइए इसके आंसर, इजी है ये। तो क्या जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ही ऑडिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स रिक्वायर्स। ऑप्शन ए नो इंटीमेशन टू द अथॉरिटी, ऑप्शन बी सिंपल इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट आफ्टर द परचेस, ऑप्शन सी previous sanction of the prescribed authority, and option D CAT approval prior to any legal registration। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पार्टिसिपेशन इन एनी स्ट्राइक और मास कैजुअल लीव बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज। ऑप्शन ए ऑलवेज परमिसिबल एज अ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी परमिसिबल ओनली इफ डन अगेन only if done outside regular office hours, option C strictly prohibited under CCS conduct rules, and option D allowed subject to written approval of head of department। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर CCS कंडक्ट रूल्स, है ना। स्ट्राइक है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हमने देखा था हमारे CCS क्लास में। इन civil services the service book is primarily used to maintain, option A detailed records of approved leaves only, option B complete history and vital events of official service, option C audit objections and financial recovery institutions, and option D
डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेट्स। बताइए इसके आंसर क्या है। ऑप्शन बी, कंप्लीट हिस्ट्री एंड वाइटल इवेंट्स ऑफ ऑफिशियल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज 11, ऑप्शन सी उबुंटू एंड ऑप्शन डी ओरेकल। बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स डिवाइसेस टू। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी सेंट्रल हब और स्विच एंड ऑप्शन डी मेश। बताइए इसका आंसर क्या है। तो स्टार टोपोलॉजी जो होती है, इट कनेक्ट्स डिवाइसेस टू सेंट्रल हब और स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज इंश्योर्ड बाय। बताइए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है आंसर। ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन डी है कॉम्प्रेशन। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इंक्रिप्शन से कॉन्फिडेंशियलिटी ट्रांसमिशन के टाइम पे इंश्योर की जाती है। इस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिप्लेस्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023, ऑप्शन बी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ऑप्शन सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड ऑप्शन डी है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023। बताइए इसके आंसर क्या है। तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दैट इज सीआरपीसी जो है, उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसमिसल और रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक इज अंडर। बताइए किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है आर्टिकल 311। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम नॉन डोमेन क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। तो हमारे जो 80 क्वेश्चंस थे वो अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस है इसमें नॉन डोमेन पार्ट से क्वेश्चंस देखेंगे। तो बताइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से ए, बी, सी और डी में से अकोमोडेशन की एक्चुअल स्पेलिंग कौन सी है। तो चलो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है फुलिश, ऑप्शन बी है केयरफुल, ऑप्शन सी है रैश एंड ऑप्शन डी है एंग्री। बताइए इसका आंसर क्या। तो प्रूडेंट का जो सिनोनिम है इज केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ स्कार्सिटी। ऑप्शन ए है डिफिशियंसी, ऑप्शन बी है शॉर्टेज, ऑप्शन सी है प्लेंटी एंड ऑप्शन डी है पॉवर्टी। देखिए अभी इसका जो आंसर है वो तो मतलब हम तो देख रहे एंटोनिम है ना। तो एंटोनिम तो इसका स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज होना है ना। तो प्लेंटी का क्या मतलब होता है, प्लेंटी मतलब बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है चीज़ें, उनको हम प्लेंटी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें यूजुअली जो एंटोनिम या सिनोनिम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें एक यूजुअली एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। मतलब एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो पैटर्न बता रहा हूँ आपको। तो होता कैसे कि जो गिवन 4 ऑप्शंस रहेंगे उनमें से बचे हुए 3 ऑप्शंस सिमिलर लाइंस पे रहेंगे। जैसे देखिए डेफिशिएंसी मतलब भी कमी, कम होना होता है किसी चीज़ का, है ना। शॉर्टेज का मतलब भी कम होना होता है। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी मतलब गरीबी है, तो वो भी क्या कमी ही है किसी चीज़ की। किस चीज़ की कमी है, पैसों की कमी है। अलग अलग चीज़ की पॉवर्टी हो सकती है, टाइम पॉवर्टी हो सकती है, इंफॉर्मेशनल पॉवर्टी हो सकती है ना। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 3 जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एंटोनिम का या सिनोनिम का जिसका आपको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता, तो भी अगर आपको ऐसे सिमिलर वर्ड्स अगर दिखती है तो एटलीस्ट
एक दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बचे हुए एक दो ऑप्शंस जो रहेंगे उनमें से फिर आप सोच सकते हैं कौन सा सही आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं, तो है ना। तो इसका आंसर तो हमने देख लिया था कि स्कार्सिटी का जो एंटोनिम है इज प्लेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी डैश इट्स रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑप्शन ए है सबमिट, ऑप्शन बी है सबमिटेड, ऑप्शन सी है सबमिटिंग एंड ऑप्शन डी है हैव सबमिटेड। बताइए जी इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है नाइदर ऑफ द बॉयज हैव completed the work, ऑप्शन बी है neither of the boys has completed the work, ऑप्शन सी है neither of the boys were completed the work and ऑप्शन डी है neither of the boys has completed the work। बताइए आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी neither of the boys has completed the work is correct sentence। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the average of 5 numbers is 28, if one number is removed the average becomes 30, the removed number is। बताइए इसके आंसर। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तब तक आप भी सॉल्व कीजिएगा। देखिए, चलो ये कलर देते हैं इसमें। अच्छा, दिख रहा है। चलो देखते हैं। देखिए एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 28 है ना, तो हम टोटल करेंगे 28 एवरेज है ना 5 नंबर्स की। इसका टोटल क्या हो गया 8 इंटू 5 40, 0 4 कैरी हो गया 515 4 140। इफ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम्स 30, एक नंबर को कम किया गया तो अभी बचे कितने नंबर हमारे पास 4। ये 4 नंबर के एवरेज कितना है 30, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120 है ना। तो जब फिफ्थ 5 नंबर थे तो टोटल कितनी थी हमारे पास 140। जब 4 नंबर है मतलब एक नंबर को रिमूव कर दिया गया तो टोटल कितनी बचे 120। तो जो रिमूव नंबर है वो क्या रहेगा, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही रहेगा। तो डिफरेंस क्या है 140 माइनस 120 इज 20, दैट इज योर ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ 420 मीटर प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, इट्स स्पीड इज। चलो सॉल्व कीजिए आप भी, मैं भी आपको समझाता हूँ इसको। देखिए ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर, ठीक है, 180 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है 420 मीटर है ना। तो ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, टोटल लेंथ कितनी है 420 प्लस 180, ये कितना हो गया आपका 600। तो 600 मीटर की जो लेंथ है टोटल, उतनी लेंथ को ट्रेन क्रॉस कर रही है कितने टाइम में 30 सेकेंड में, ठीक है 30 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया 20, ठीक है। बट ये 20 जो आ गया आपका स्पीड, ये किस में आया आपका मीटर पर सेकेंड में आया है। जो ऑप्शंस में हमें दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है ना। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर हमें करना हो तो इसको हम कैसे करते हैं इंटू 18/5 करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा 5 20 में जाएगा 4 टाइम्स 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 24,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। मैं टोटल अमाउंट बतानी है ना। तो देखिए 24,000 को हमने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, ठीक है। तो हमारी अमाउंट है 24,000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 8 है, टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 बाई 100। ये क्या हमारा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। PNR/100 क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PNR/100। अभी पी हो गया आपका प्रिंसिपल है ना। एन जो होता है आपका नंबर ऑफ ड्यूरेशन होता है, एंड आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
ठीक है, 0 0 0 से कैंसिल। ठीक है, अब 260 इंटू 8 इंटू 2 हो गया, 8 इंटू 2 16 है, 260 260 और ये 8 इंटू 2 16 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 36 6 3 कैरी 15। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये 260 एज इट इज। चलो, तो ये क्या हो गया आपका, 0, ये 6, ये 1 1, ये 4। ठीक, 4160 आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट हुआ है। तो ये 4160 को आप क्या करोगे, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी? हाँ, ये 26,000 नहीं था, ये 24,000 था। राइट, सॉरी, ओवर साइड हो गई। एक मिनट, इसको करते हैं हम दोबारा सॉल्व करते हैं, इसको टाइम लगेगा, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला है भाई, पी एन आर इंटू, देखिए, पी एन आर बाय 100 है। प्रिंसिपल है हमारा 24,000। ड्यूरेशन क्या है हमारा, 2 ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%। ठीक, डिवाइड बाय 100 कर दिया हमें, 0 0 ये कैंसिल हो गया। अब हमने करना है 240 को मल्टीप्लाई किससे, 8 इंटू 2, ये क्या हो गया, 16 से। ठीक, ये 0 24 4 लिया, 2 कैरी हुआ, 12 इंटू 40। ठीक, और इसको ये 242 240 आज हो जाएगा हमारा 240। ये 0 है, 4 4 4 8 2 3। अब देखिए, अब ये हमारा टोटल 2 ईयर्स का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है, तो हम 24,000 में ऐड कर देंगे स्टेट 40 को, 0 ये 4, देखिए 0 4 0 एंड 8, ये 8 4 3 7 2 एज इट इज। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, है ना। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या कोई भी खुद से सॉल्व करेगा, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इसके आंसर देखा, ऑप्शन बी है 27,840। मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 men complete a work in 18 days। हमें बताना है 9 men will complete the same work in how many days। तो चलो, हमें बताया गया कि 12 men complete a work in 18 days। तो हमारा टोटल वर्क जो रहेगा वो क्या रहेगा, 12 इंटू 18। अब हमें बताना है कि 9 मेन को कितना टाइम लगेगा सेम वर्क करने में। तो टोटल वर्क जो हमारा है उसका हम नंबर ऑफ मेन से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 9। ठीक है, तो ये हमारा 2 हुआ, 12 इंटू 2 24, इजी। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी 24। राइट, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ बॉयज एज टू गर्ल इज 7:5। तो टोटल स्टूडेंट्स आर 60, गर्ल्स आर, तो हमें रेशियो दिया गया है 7:5 का। ठीक है, तो ये 7:5 टोटल क्या है, ये 12 हो गया। ये 12 की टोटल वैल्यू क्या है, टोटल स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, 60 है। तो इफ 12 इज इक्वल्स टू 60, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है गर्ल्स की वैल्यू बताना है। तो गर्ल्स की वैल्यू क्या है, 7:5, तो 5 इज फॉर गर्ल्स, है ना। तो 5 इंटू ये 5, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 25। ये देखिए, यहाँ पे गाइस ये गलत हुआ है, यहाँ पे 24 है ना, 24 इज नॉट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 25 रहेगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। लगाइए दिमाग, क्या बताइए ऑड वन आउट कौन सा है। ऑप्शन ए है स्क्वायर, ऑप्शन बी है रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है ट्रायंगल एंड ऑप्शन डी है सर्कल।
बताइए। इसका आंसर रहेगा सर्कल। क्यों? क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है ए बी सी, जो तीनों के तीनों पॉलीगॉन के फॉर्म से। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कैट इक्वल्स टू 24, डॉग इक्वल्स टू 26, देन बैट इक्वल्स टू हाउ मच? लगाइए दिमाग और बताइए इसका आंसर क्या है। तो मैं तब तक आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये प्लेनली आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है उन सब का एडिशन किया गया है। जैसे देखिए, सी की करस्पॉन्डिंग अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3 है। ए फर्स्ट प्लेस पे आता है 1, और टी इज योर 20th प्लेस। तीनों की एडिशन कितनी है? 24 है, राइट। सिमिलरली ऑफ डॉग को देखिए, डी की वैल्यू क्या है? 4 है ना। ओ की वैल्यू क्या है? 15 है। जी की वैल्यू क्या है? 7 है। ये देखिए, 4 प्लस 15 19 होगी, 19 प्लस 7 26। अब देखिए बी की, देखिए बी की वैल्यू क्या रहेगी? 2। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। टी की वैल्यू 20। तीनों को एडिशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 23। इसका आंसर क्या है हमारा? 23, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, रवि सेड ही इज द son of my grandfather's only son. The man is Ravi। रवि और उस पर्सन का हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं रवि को। ये आ गया भाई हमारा रवि। ठीक है, अब क्या रवि क्या कह रहा है? ही इज सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो सबसे पहले हम रवि का ग्रैंड फादर बना दें। ग्रैंड फादर बनाने के पहले उसके फादर रहेंगे जी, राइट। ये रहे उसके फादर। उसके बाद उसके फादर के फादर, ये रहे ग्रैंड फादर, राइट। चलो ये ग्रैंड फादर है। अब देखिए, ही इज सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। उसके ग्रैंड फादर को बस एक ही सन है। ये ग्रैंड फादर हो गए, उसके ग्रैंड फादर के ये अकेले सन हो गए, राइट। ओके, और ये ग्रैंड फादर के सन का ये चिल्ड्रन कौन है? रवि है। ठीक है, ये रहा ही इज सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। मतलब ये इसके फादर का ये सन रहेगा, जो भी रहेगा, है ना। ये जो मैन है ये क्या है? इसके ग्रैंडफादर के फादर का सन रहेगा। तो अभी रवि एंड इस मैन के बीच का रिलेशन क्या है? ये मैन क्या हो गया? हिज ब्रदर। दिस मैन इज ब्रदर ऑफ रवि, राइट। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसका आंसर हो गया ब्रदर। ओके, चलो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज कंप्लीट करनी है हमें। स्टार्टिंग हो रही 3 से, देन है 8, देन है 15, देन है 24, देन है 35। सॉल्व कीजिए, लीजिए आप 5 सेकेंड। देखिए इसमें क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? देखिए 3 एंड 8 के बीच में डिफरेंस क्या है? 5 का। ठीक है, उसके बाद 8 एंड 15 के बीच में डिफरेंस क्या है? 7 का। उसके बाद 15 एंड 24 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 9 का। उसके बाद 24 एंड 35 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 11 का। देखिए डिफरेंस बढ़ते जा रहा है बाय 2 से। पहले 5 था, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, है ना। दिस इज 9। 5 7 9, फिर बाद में +2 हुआ 11। तो अभी नेक्स्ट टर्म में क्या रहेगा? 11 + 2 आएगा, मतलब 13 होगा। ठीक है, 13 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 35 प्लस ये प्लस 13 कितना हो गया हमारा? 48, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी, 48, राइट। ओके, ये देखिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इफ हॉस्पिटल इक्वल्स टू जो भी दिया IPTQ JUVM देन पेशेंट इक्वल्स टू, तो हमें ये हॉस्पिटल और IPTQ BM जो दिया है इसके बीच में रिलेशन देखना है। देखिए H इज करस्पॉन्डिंग टू I, है ना। तो इसमें क्या है? H और I के बीच में क्या रिलेशन है? लगाइए दिमाग। H+1, H के बाद क्या आता है? I आता है। ठीक है, O देखिए, O+1, O+1 कीजिए क्या आता है? O के बाद क्या आता है? P आता है। S देखिए, S+1, इसके बाद क्या आता है? T आता है। सिमिलरली P देखिए, P के बाद क्या आता है? P+1 Q आता है। I देखिए, I+1 J आता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पैटर्न फिक्स है। कौन सा? जो इनिशियल हमारे वर्ड से, इस हॉस्पिटल के भी वर्ड से इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें ये वर्ड जो दिया गया उसमें
हर वर्ड्स के नेक्स्ट वर्ड को पकड़ लिया गया +1 करके, ठीक है। तो सिमिलरली हम देखेंगे पी के बाद क्या आता है हमारा, क्यू आता है, p+1 क्यू आता है, राइट। ए के बाद हमारा a+1 क्या आ रहा है, बी आ रहा है, राइट। इसके बाद टी, टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है हमारा, t+1, है ना। आई के बाद जे आ रहा है, ठीक। अब देखिए हम क्यू बी यू जे, क्यू बी, यहाँ पे देखिए क्यू बी वी एफ, ये वाला ये कर लीजिए, क्यू बी वी जे, यहाँ पे वी है, वी ये भी कर गया, ठीक है। क्यू बी यू जे, क्यू बी यू के है यहाँ पे, ये भी कर गया। यहाँ पे यही ऑप्शन बचा है हमारे पास, फिर भी इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए ई के बाद क्या आता है अपना, एफ आएगा, ठीक है। एन, एन के बाद ओ, एन टी, टी के बाद यू, देखिए क्यू बी यू जे एफ ओ यू, ठीक। इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिशियल थीम ऑफ द इंडिया एयर इम्पैक्ट समिट वाज। ओके गाइज, ये क्वेश्चन ना मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। इसके ऑप्शंस भी शायद मैंने गलत प्रिंट कर दिए। चलो इसकी जगह पे ना आप दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे जो होता है, इसको कट कर लीजिए, इस क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड नाउ। ओके, ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया अभी, ठीक है। चलो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन की जगह पे मुझे, ठीक है। चलो इसके आंसर मैं बता दूँ आपको। इंटरनेशनल योगा डे का जो आंसर है वो हर साल जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। चलिए हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। बताइए इसका आंसर क्या है। इसको मैंने इस कंटेक्स्ट में रखा है कि हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्वे गए थे, ठीक है। और नॉर्वे की एक रिपोर्टर ने पीएम से क्वेश्चन किया था कि आप दुनिया की सबसे फ्री जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसके क्वेश्चन का आंसर कीजिए करके। तो इस सेंस में मैंने क्वेश्चन रखा था कि क्या पता, मतलब इतने सब न्यूज़ में चली वो चीज़, इतना सारा हवा हो गई जिस चीज़ की, मैंने सोचा कि क्या पता क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ में। तो इसका जो आंसर रहेगा, मैंने तो बता दिया कि नॉर्वे जैसे पीएम गए थे तो ये सब हुआ था वहाँ पे। तो जो फर्स्ट रैंक कंट्री जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो है नॉर्वे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग इन जुलाई 2026 एट। रिसेंट क्वेश्चन मैंने लिया है ये। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नागपुर एंड ऑप्शन डी है हैदराबाद। बताइए इसके आंसर क्या है, 5 सेकंड ले लीजिए। चलो तो इसका जो आंसर है बी, बी नागपुर। इसका जो आंसर है बी नागपुर। देखिए इस ईयर की जो ब्रिक्स मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछे कि मतलब 2026 की जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो कहाँ पे होगी, तो इंडिया में होगी, ठीक है। साथ में ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं वो देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज होती है इसमें बी फॉर क्या है, बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका है, ठीक है। साथ में कुछ नए कंट्रीज ऐड हुए हैं। कौन कौन से कंट्रीज थे, एक इजिप्ट है, ठीक। फिर है हमारा इथियोपिया, इथियोपिया नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या पता इनमें से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए।
ईरान हैज़ आल्सो बीन एडेड एज मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। इसके बाद आपका जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसको भी ऐड कर दिया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड इसके बाद आपका इंडोनेशिया। इतने कंट्रीज को ब्रिक्स के मेंबर स्टेट बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स का मेंबर बनाने का प्रपोजल था, बट बाद में जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो बने हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया ब्रिक्स के मेंबर बनने से, ठीक है। तो अर्जेंटीना के फुल फ्लेज मेंबर बन नहीं पाया। चलो ठीक है, अभी हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। ऑप्शन ए है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ऑप्शन बी है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन, ऑप्शन सी है मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी, ऑप्शन डी है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। फिर इसका आंसर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि ईरान इसराइल का जो वॉर चल रहा है, यूएस भी पार्टी है वॉर की, तो ये जो ईरान एंड यूएस इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है उस केस में मतलब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, तो उस सेंस में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसका जो आंसर है वो है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थशास्त्र एन इम्पोर्टेंट ट्रीटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट वॉज रिटन बाय। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। ऑप्शन ए है कालिदासा, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है कौटिल्य एंड ऑप्शन डी है पतंजलि। चलो तो इसका जो आंसर है वो है कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए गए। होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहेगा आपके एक्चुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में। ये एज अ रिवीजन भी ये वीडियो आपके लिए काम करेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया होगा या किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो आप जाके उन टॉपिक को रिविजिट कीजिए, आपके कंसेप्ट और क्लियर कीजिए। आप साथ में आपके अगर कोई एडिशनल डाउट्स है, कोई एडिशनल क्वेरीज है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स। और आपका जो भी स्कोर आया होगा इस एग्ज़ाम में, जैसे आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक जो भी आंसर्स किए होंगे, तो होपफुली आपने खुद पहले सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, एंड आपको जो भी स्कोर आया होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देखते आपकी जो स्टडी की प्रोग्रेस है कहाँ तक आई है। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कोई एक एडिशनल मॉक टेस्ट सीरीज़ का मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल हुआ हो और मेरा टाइम जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका अगर कोई आपको फ़ायदा हुआ हो एंड आप चाहते हो कि और वीडियो मैं बनाऊँ इस पर, तो ही फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आपकी डिमांड हो तो ही, अदरवाइज़ फिर बस बेवजह में मेरा भी टाइम इसमें इन्वेस्ट करके अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो वो मेरा भी टाइम और आपका भी टाइम वेस्ट चला जाएगा ना इस सेंस में। ओके गाइज, थैंक यू। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है, जो भी स्टडी मटेरियल मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको शेयर करते रहता हूँ। ओके गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।